तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए, हमारा फोर्थ लेक्चर है, हिस्ट्री के टॉपिक का फोर्थ लेक्चर है। यदि आपने अभी तक हमारे जो 3 लेक्चर हो चुके हैं उनको नहीं देखा है तो उनकी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था। तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। यह एक गजनी का शासक था। गजनी का शासक था। हमने पहले पिछली वीडियो में कवर किया है कि गजनी की संस्थापना किसने की। तो गजनी का स्थापना अलप्तकीन के द्वारा की गई थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। यह गजनी का शासक था जिसे हम लुटेरे भी कहते हैं। इसने भारत पर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने और धन दौलत को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किए, और भी कई बार आक्रमण किए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आक्रमण किए। तो आज हम बढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह सस्वनी वंश का शासक था। सस्वनी वंश का शासक था। सस्वनी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी का वंश का नाम था सस्वनी। यह गद्दी पर, पहले से हम जान लेते हैं गद्दी पर कब बैठा। तो यह 1173 से लेकर 1206 तक गद्दी पर बैठा। यह शासन किया 1173 से लेकर 1206 तक यह गजनी का शासक बना। और इसने मोहम्मद गौरी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण तो पहला आक्रमण उसने कहाँ किया था? तो उसने मुल्तान पर किया था। और मुल्तान के जो राजा थे या गवर्नर कह लें तो उसका नाम था खुसरफ मलिक। ये मुल्तान आता है पंजाब में, ये सिंध प्रांत का क्षेत्र था। तो मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण मुल्तान यानी खुसरफ मलिक के विरुद्ध पंजाब में किया था। ये इसका कब किया था? 1175 ईस्वी में, 1175 एडी में पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने मुल्तान में किया था। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण, तो मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 एडी। तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान में किया था। मुल्तान के जो गवर्नर थे या राजा कह लें तो खुसरफ मलिक थे, जो मुल्तान है पंजाब क्षेत्र में पड़ता था। तो मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 एडी में कहाँ किया था? गुजरात के पाटन शहर में किया था। गुजरात के पाटन शहर में किया था। और उस समय जब इसने आक्रमण किया तो उस समय भीम सेकंड का शासन था, या नायरा देवी का भी शासन था। इसमें भीमराव सेकंड का शासन था। तो जब मोहम्मद गौरी ने 1178 एडी में दूसरा आक्रमण पाटन में किया, गुजरात के पाटन में किया, तो उस समय भीमराव का शासन था। तो आपको समझ में आया दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कब किया और दूसरा आक्रमण कब किया? जब मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण किया, उसी को हम आबू का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आबू का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो आबू का युद्ध ये मोहम्मद गौरी और भीम सेकंड के मध्य हुआ था। ये जब मोहम्मद गौरी ने अपना दूसरा आक्रमण 1178 एडी में गुजरात के पाटन शहर में किया था, तब वहाँ आबू का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार गया और भीम सेकंड जीत गए। इसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और जो भीम सेकंड हैं उनकी जीत होती है। यदि आता है आबू का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो आबू का युद्ध 1178 एडी में मोहम्मद गौरी और भीम सेकंड के मध्य लड़ा गया था। जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात के पाटन में आक्रमण किया था तब वह आबू का युद्ध हुआ। क्लियर? अब मोहम्मद गौरी का हम नेक्स्ट आक्रमण पढ़ लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने फिर 1179 एडी में
अब वो बाज नहीं आया और 1179 एडी में उसने पेशावर पर हमला बोल दिया और फिर उसने 1186 एडी में लाहौर पर अधिकार कर लिया। अब ये देखिए पंजाब पर उसका पूरा अधिकार हो गया और उसने लाहौर पर जैसे ही हमला बोला तब उसने खुसरफ अली को बंदी बना लिया। खुसरफ अली को बंदी बना लिया, जो लाहौर का गवर्नर था, पंजाब का जो राजा था, उसको खुसरफ अली को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया। यानी अब मोहम्मद गौरी का पूरा आक्रमण पंजाब पर पूरा अधिकार हो गया। अब मोहम्मद गौरी का पूरा अधिकार पंजाब के क्षेत्र पर हो गया तो यहाँ पंजाब का जो क्षेत्र है वहीं पंजाब के क्षेत्र के पास एक भटिंडा का दुर्ग पड़ता है, भटिंडा का दुर्ग पड़ता है और यहीं पास एक दिल्ली सल्तनत है जिस पर उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन था। जो उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन था। तो देखिए अब मोहम्मद गौरी का अधिकार पंजाब क्षेत्र में हो गया। इसका पड़ोसी कौन है? भटिंडा का दुर्ग, और इसके पड़ोसी है दिल्ली यानी पृथ्वीराज चौहान। पंजाब और दिल्ली के बीच जो सीमा है वो भटिंडा का दुर्ग है। अब जैसे ही पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद गौरी ने भटिंडा दुर्ग पर हमला बोल दिया और इस पर अधिकार कर लिया। अब ये नया था तो ये नहीं जानता था कि जब हम इस पर अधिकार कर लेंगे तो दिल्ली का जो सल्तनत का जो राजा है वो पृथ्वीराज चौहान हम पर हमला बोल देगा। तो इसीलिए मोहम्मद गौरी ने जैसे ही भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण किया तो जो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा ये मेरे विरुद्ध आक्रमण है, इसीलिए तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इसका कारण क्या था? भटिंडा का दुर्ग। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध ये तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 एडी में लड़ा गया था। तो इसका कारण क्या था? तो जैसे हमने बताया कि यहाँ पंजाब क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पास भटिंडा का एक दुर्ग है और यहीं एक दिल्ली है। पंजाब का पड़ोसी है भटिंडा का दुर्ग और दिल्ली का भी पड़ोसी है भटिंडा का दुर्ग। जो पंजाब और दिल्ली के बीच जो सीमा का मूल्यांकन करता है उसे भटिंडा का दुर्ग करता है कि भटिंडा के दुर्ग के इस पर पंजाब का क्षेत्र है, भटिंडा के दुर्ग के इस पार दिल्ली का क्षेत्रफल। और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने दुर्ग पर आक्रमण कर लिया और उस पर अधिकार कर लिया तो इससे पृथ्वीराज चौहान नाराज हो गए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो पहला, इसका कारण की अगर बात किया जाए तो इसका कारण था भटिंडा का दुर्ग पर गौरी का अधिकार। तो इसके तराइन का प्रथम युद्ध का कारण है भटिंडा के दुर्ग पर गौरी का अधिकार। और ये कब लड़ा गया? तो ये 1191 में लड़ा गया था। और ये किन किन के बीच हुआ? तो ये गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया इस पर पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये 1191 एडी में तराइन के मैदान में लड़ा गया। इसका कारण था भटिंडा के दुर्ग पर मोहम्मद गौरी द्वारा अधिकार कर लेना। इस पर पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार जाता है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। तो तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 में लड़ा गया। अब हम बात कर लेते हैं तराइन के सेकंड युद्ध के बारे में जो 1192 एडी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया और इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जो हमारे पृथ्वीराज चौहान है वो पराजित हो जाते हैं और
मृत्यु हो जाती है उनकी। इसका कारण की बात अगर की जाए तो तराइन के जो प्रथम वार है, मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार गया था। इसका इंतकाम लेने के लिए, इसका बदला लेने के लिए उसने तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा और इस पर उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो ये कब लड़ा गया? ये 1192 एडी में लड़ा गया। इस पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस पर पृथ्वीराज चौहान हार गए और जो मोहम्मद गौरी है वो जीत गया। और जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, तभी से यहीं पर भारत पर तुर्क या फिर गजनी, भारत पर तुर्क साम्राज्य स्थापित हुआ। अगर बात की जाए कि भारत पर तुर्क साम्राज्य या फिर मुस्लिमों का जो राज है कब से स्थापित हुआ, तो भारत पर तुर्क एवं गजनी साम्राज्य तराइन की जो सेकंड वार हुआ 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, उसके बाद हुआ। इसे ही इतिहास का या मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा भारत पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। ये हुआ तराइन का सेकंड युद्ध। इसके बाद हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है वो सबसे अंतिम हिंदू शासक थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में कोई भी हिंदू शासक गद्दी पर नहीं बैठा। इनके बाद तुर्क के बाद मुस्लिम बैठे, मुगल के बाद अंग्रेज बैठे। इसे ही इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है, जिसके कारण इसे तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान की, तो जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे वो चंद बरदाई और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था चंद बरदाई और इन्होंने एक किताब लिखी पृथ्वीराज रासो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो चंद बरदाई के द्वारा। चंद बरदाई कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अब हम बात कर लेते हैं चंदावर की युद्ध के बारे में। तो जो 1194 एडी में लड़ा गया किन के मध्य, तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य लड़ा गया। इसमें जयचंद्र पराजित हो गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। इस पर मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के विरुद्ध के मध्य हुआ। तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध 1194 एडी में हुआ। इस पर मोहम्मद गौरी की जीत होती है और कन्नौज के जो राजा हैं जयचंद्र हैं उसकी हार होती है और मृत्यु हो जाती है। ये छोटा था चंदावर का युद्ध। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आबू का युद्ध पूछ सकता है जो 1178 एडी में भीम सेकंड और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और जो इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। यह मोहम्मद गौरी की भारत पर प्रथम हार है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन का जो सेकंड वार है 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, जिस पर पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। और यहीं से भारत पर तुर्क सत्ता स्थापित होती है। अगर कहा जाए कि भारत पर तुर्क सत्ता कब स्थापित हुई, तो भारत पर 1192 में तराइन के सेकंड वार के समय भारत पर तुर्क शासन स्थापित हुआ। चंदावर के युद्ध की बात की जाए तो चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य लड़ा गया था, जिसमें कन्नौज के जो राजा जयचंद थे उनकी मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध 1205 में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण 1205 में खोखरों के विरुद्ध लड़ा गया था।
तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण 1205 में खोखरों के विरुद्ध लड़ा गया था। इस पर मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिलकर खोखरों को पराजित किया था। जब यह खोखरों से युद्ध करके ये गजनी वापस लौट रहा था, तभी 1206 में लड़ाकू जातियों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। लड़ाकू जातियों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। यहाँ से हमारा मोहम्मद गौरी का टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की आप लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकें। और हम कल के वीडियो में दिल्ली सल्तनत शुरू करने वाले हैं, और आप मिस मत कीजिएगा। अगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम कल से दिल्ली सल्तनत शुरू करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।